सो आज हमें थोड़ा आगे का डिस्कस करना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी और टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बातें करी थी फर्मी लेवल के ऊपर कि जो फर्मी लेवल है वो टेम्परेचर पर किस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है और क्या उसकी वैल्यू आती है जो आपके एग्जाम में हम लोगों ने लिखी थी। वैसी वो वैल्यू पूछता है आपके एग्जाम में, ज़्यादा कोई इतना लफड़े वाला काम उसमें है नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और जो वो निकलवाता है सेकंड डेरिवेशन, जो कि वो अगला डेरिवेशन आपको करवाएगा वो होगा स्पेसिफिक हीट का बेसिकली। तो हम लोग आज बातें करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होती है मेटल्स के लिए और स्पेसिफिक हीट का डेरिवेशन कैसे करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पेसिफिक हीट। तो हेडिंग दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट का जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है और कैसे आपको करना है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बनता है पहले वो समझ लो आप लोग आपके एग्जाम में। यूजिंग फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स, यूजिंग फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स obtain an expression of for obtain an expression for specific heat of metals, specific heat of metals। एक तो ये वाली बात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर आपको देखना है कि और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो वो ये है, ऑब्टेन सेपरेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, ऑब्टेन सेपरेशन ऑफ specific heat of metals using Fermi-Dirac statistics, using Fermi-Dirac statistics। ठीक है, तीसरे जो आप बात करते हो वो ये है, why did classical theory fails to explain, why did classical theory fail to explain, fail to explain specific heat of metals, specific heat ऑफ मेटल्स। आपको पता है अगर आप लोगों ने बीएससी की बातें अगर ध्यान हो तो आप लोगों ने ड्यूलॉग पेटिट लॉ पढ़ा था स्पेसिफिक हीट के लिए, फिर आप आइंस्टाइन लॉ पे आए थे, फिर आपने कहा था कि आइंस्टाइन लॉ भी फेल हो गया था, तो डीवाई लॉ पे आए थे आप। तो तीन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी थी बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, ड्यूलॉग पेटिट लॉ, सीवी इज इक्वल टू 3R, जो कि हाई टेम्परेचर पर काम करता है। हाई टेम्परेचर पर वो क्लासिकल थ्योरी होती है ड्यूलॉग पेटिट लॉ, फिर वो हाई टेम्परेचर पर तो काम कर रही थी बट लो टेम्परेचर पर फेल हो गई थी। तो वो फेल क्यों होती है, ये वाली आपको बातें करनी है। बट यहाँ पर आपको बीएससी वाला काम नहीं करना है, थोड़ा हटके काम करना है। कुछ बातें स्पेसिफिक हीट की मैं आपको बताऊंगा बीएससी की, और कुछ बातें हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे। नाउ हाउ मच डज दिस थ्योरी, हाउ मच डज दिस थ्योरी, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। हाउ मच डज दिस थ्योरी
एग्री विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। एग्री विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। चलो इनके सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में समझाते हैं कि होता क्या है स्पेसिफिक हीट। देखो रफ में समझ लो आप, पहले रफ में एक बार आप समझ लो। रफ में आपको क्या समझाना है मुझे। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी और द हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का आपको वैल्यू बढ़ाना है अगर, तो आपको कितना एनर्जी, कितना हीट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, वो आपका स्पेसिफिक हीट कहलाता है। अल्टीमेटली एनर्जी को अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी। ठीक है, एनर्जी को अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अपने डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट एनर्जी की जब बात आती है तो आपको पता है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हाफ के टी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वो पार्टीशन ऑफ प्रिंसिपल ये बात बोलता है, इक्वो पार्टीशन ऑफ प्रिंसिपल ये बात बोलता है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 केबीटी की आवश्यकता होती है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 केबीटी, क्योंकि एक एटम जो होता है ना, एक एटम तीनों दिशाओं में जा सकता है, तो उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाते हैं, तो 3/2 केबीटी। अगर आपके मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल है तो टोटल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2 n केबीटी, क्योंकि 3/2 केटी तो किसकी है, एक एटम की है, और 1/2 केटी एक एटम के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की है, इसलिए। तो हमारे पास अल्टीमेटली सीवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3/2 टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया आप लोगों ने तो एन के भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक हीट होता है एक इलेक्ट्रॉन का, बट ये तो केवल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है आपके क्रिस्टल के अंदर, ये तो केवल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लेटिस भी तो अवेलेबल होता है, ये लेटिस होता है। क्रिस्टल में क्या होता है, लेटिस भी होता है, और क्रिस्टल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात की जाए तो 3/2 केवीटी, और अगर लेटिस की बात की जाए तो उसके लिए भी कितना होता है, 3/2 केवीटी होता है। क्योंकि एक थ्योरम पड़ी हुई है, एक सिद्धांत था कि मेटल्स के अंदर पॉजिटिव आयन कोर भी होती है और नेगेटिव आयन कोर भी होती है। पॉजिटिव आयन कोर जो होती है वो लैटिस कहलाती है, जो नेगेटिव आयन कोर होती है वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री उतने ही पॉजिटिव आयन कोर भी होती है। इसका मतलब अगर 3/2 एन के बी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग है, जो कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग है, तो 3/2 एन के बी पॉजिटिव आयन कोर के लिए भी होगा। तो कुल मिला के 3/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 3 एन के बी हो जाएगा। 3/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 3 एन के बी। और एन के बी बराबर क्या होता है, आर होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन के बराबर आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसलिए ये कितना हो जाएगा, कंप्लीट क्रिस्टल की निकाला 3/2 प्लस 3/2 3 एन के टी, और ये कितना हो जाएगा 3 आर। ये क्लासिकल थ्योरी कहलाती है, इसी को बोलते हैं ड्यूलॉग पैटिट लॉ। ड्यूलॉग पैटिट लॉ जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर काम करता है, बट लो टेम्परेचर पर ड्यूलॉग पैटिट लॉ काम नहीं करता है, इसीलिए ये लॉ फेल हो जाता है। तो ये सारी बातें किसकी है, स्पेसिफिक हीट की बातें हैं। अब ये फेल होता है लो टेम्परेचर पर, और किस तरह से काम करेगा आगे तो देखते हैं क्वांटम थ्योरी में ये कैसे काम करेगा। ना द स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्मी इलेक्ट्रॉन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्मी इलेक्ट्रॉन should be 3/2 एन के बी। ठीक है, बट
the total specific heat, but the total specific heat is the sum of is the sum of lattice contribution, that is lattice specific heat, lattice contribution मतलब lattice specific heat and electronic contribution, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। ये होता है, दोनों का सम हो जाएगी। सो एट हाई टेम्परेचर, ये सब हाई टेम्परेचर की बात चल रही है, लो टेम्परेचर की बात कर ही नहीं रहे हम लोग। एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर तो ये लो फेल हो जाता है। सो एट हाई टेम्परेचर विच कंपेयर्स टू द which compares to the डिबाई टेम्परेचर, मतलब डिबाई टेम्परेचर के कंपेयर में हाई टेम्परेचर है ये। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, टोटल स्पेसिफिक हीट इज जस्ट इक्वल टू द लेटिस कंट्रीब्यूशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, दोनों का सम हो जाएगा। इसका मतलब 3/2 एन के बी लेटिस कंट्रीब्यूशन प्लस 3/2 एन के बी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, और दोनों का सम क्या हो जाएगा 3 एन के बी। ठीक है, thus it conclude that thus it conclude that the CV of metals, मतलब specific heat of metals, the CV of metals should be about ये एक थ्योरी होती है कि मेटल्स की स्पेसिफिक हीट 50% ज्यादा होती है इंसुलेटर से, शुड बी अबाउट 50 डिग्री ग्रेटर than the CV of insulator, than the CV of insulator। ठीक है, नाउ इन क्लासिकल ड्यूलॉक एंड पेटिट, क्लासिकली क्या हुआ था, एक बार नीचे आ जाओ। इन क्लासिकल, जब क्लासिकल रीजन की बात करी, बहुत पुरानी बातें हैं क्लासिकल वाली, तो दो साइंटिस्ट थे ड्यूलॉक एंड पेटिट। सो ड्यूलॉक एंड पेटिट, ये आप लोगों ने बीएससी के अंदर नाम भी सुने होंगे। प्रेडिक्टेड दैट, प्रेडिक्टेड तो थ्योरेटिकल उन्होंने निकाला, एक्सपेरिमेंटली निकाला। प्रेडिक्टेड दैट specific heat of metals are specific heat of metals are CV is equal to 3R। ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर
The electronic contribution of specific heat. The electronic contribution of specific heat is not more than is not more than 0.01%। मतलब कि अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का कंट्रीब्यूशन नेग्लेजिबल होता है एज कंपेयर टू द लेटिस स्पेसिफिक हीट। मतलब कि जब आप प्रोवाइड करवाते हो ना किसी को टेम्परेचर, तो उसका बहुत सारा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट लेटिस को वाइब्रेट करवाने में खर्च होता है। लेटिस को वाइब्रेट करने का मतलब कि लेटिस स्पेसिफिक हीट में खर्च होता है, उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ खर्च होगा? लेटिस स्पेसिफिक हीट में। अगर आपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया है, मतलब रूम टेम्परेचर की बात करी, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करी, तो थोड़ा बहुत कुछ टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता ही इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा टेम्परेचर ले ही नहीं पाएगा। जैसे आपने मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 300 केल्विन दिया, तो 300 केल्विन 300 केल्विन में से ये मान लीजिए कि लगभग एक आध केल्विन, बस ये मान लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, वो ज्यादा टेम्परेचर ले ही नहीं पाता। उसकी कैपेसिटी कितनी है? एक केल्विन ले ले, वो बहुत बड़ी बात है वो तो मान लो उसने कितना केल्विन ले लिया? 300 केल्विन में से उसने एक केल्विन ले लिया या दो केल्विन ले लिया, क्योंकि वो इतना ही ले पाता है। तो बाकी जो इतना सारा केल्विन है, जो इतना टेम्परेचर है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा लैटिस को वाइब्रेट करवाने में। सो अल्टीमेटली लैटिस कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक, और वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को हाई टेम्परेचर पर हम लोग क्या बोलते थे? नेगलेक्ट बोल देते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल आपको समझाई दिया मैंने कि अगर आपने 300 केल्विन दिया तो एक आध केल्विन चला जाएगा या फिर दो केल्विन चला जाएगा, ठीक है। हद से हद 10 केल्विन चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो एक केल्विन अगर ले गया आपका इलेक्ट्रॉन, तो ये नेग्लेजिबल है 300 केल्विन के कंपेयर में, ठीक है ना। और यू कैन से दैट एट 0 केल्विन, चलो और छोड़ो, आप तो नेक्स्ट चीज समझो, ये कोई काम का नहीं है वैसे आपके, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, अब एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ आपको भी पता है। एक्सपेरिमेंटली लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट कुछ और ही आ रहा था, तो वो ड्यूलॉग पैटेट लो नहीं समझा पाया कि लो टेम्परेचर पर क्या फिनोमिना होता है, या फिर लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करती है। ये ड्यूलॉग और पैटेट के बस की बात नहीं थी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली it is observed that CV electronic is very small, इज वेरी स्मॉल। और वैसे भी स्मॉल चीजों की स्टडी कभी क्लासिकल करता ही नहीं है। क्लासिकल बड़ी चीजों की स्टडी करता है, छोटी मोटी चीजों की स्टडी नहीं करता। वो छोटी मोटी चीजें क्वांटम में आती है। वेरी स्मॉल विच इज एक्सप्लेन्ड बाय विच इज एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट, इट इज पॉसिबल टू estimate the electronic specific heat
the electronic specific heat by making use of the by making use of the Fermi distribution function. Fermi distribution फंक्शन। अब देखो भैया, हम लोग फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का स्टडी करें, एक बार एस्टिमेट करते हैं एक बार, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को क्लासिकल तो समझा नहीं पाया बट क्वांटम समझा पाया है। अब क्वांटम में फर्मी डिराक फंक्शन आता है, तो फर्मी डिराक फंक्शन की मदद से हम लोग समझते हैं। सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब स्थायी अवस्था में देखें हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द रेंज, number of electrons within the range E टू E प्लस डी, इस रेंज में हम बात करें, मान लो E टू E प्लस डी, इस रेंज में अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Dn बराबर कितना हो जाएगा बेसिकली, डी ई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब फर्मी फंक्शन मल्टीप्लाई विद द डी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल भी लिखा था, आज भी लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये बात भी आपको पता है, हम लोग पहले निकाल चुके हैं लास्ट डेरिवेशन के अंदर कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर, इज इट, और 2m अपॉन h कट स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, और साथ में एनर्जी की पावर भी 1/2, इज इट, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे और ऐसे बोल दो, मान लो कि ये कांस्टेंट मान लो आप लोग, ये पूरा कांस्टेंट है, एनर्जी पर डिपेंडेंट है नहीं, तो इसको C मान लो, आप कुछ भी मान लो आपकी इच्छा के अनुसार। अब आप लोग क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो पहले, तो अल्टीमेटली Dn बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट C, यहाँ पर e की पावर 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा f ऑफ e एंड डी ई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। और यहां पर आप देखोगे तो वेहर C इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई स्क्वायर एंड 2m अपॉन h कट स्क्वायर टू द पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आपको अगर मान लो निकालने हैं टोटल एनर्जी, अगर आपको निकालनी है तो आपको ये बात पता ही है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात 0 केल्विन पर सारे पार्टिकल नीचे भरे होते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल भी काम में लिया था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप लोग 0 से EF रेंज तक इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल 0 से EF तक भरे होते हैं, आपको समझाया था कि लास्ट जो होता है लेवल वो EF होता है, उसके नीचे सारे पार्टिकल भरे होते हैं, उसके ऊपर वैलेंस बैंड होता है, खाली होता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा,
0 से EF तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है। C एक्सपोनेंशियल 1/2 F of E dE। अब अगर सारे पार्टिकल इतने हैं, मान लो एक पार्टिकल की एनर्जी E है, सपोज एक पार्टिकल की एनर्जी E है, टोटल पार्टिकल N है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, अगर एक की एनर्जी E है तो N को E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्टीमेटली। सो 0 to EF C 1/2 FE DE मल्टीप्लाई विद द एनर्जी E। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 से EF C e to the power 3/2 FE और DE। खत्म काम। अब आप इसको इंटीग्रेट करो 1 into सेकेंड लेके, तो इसको आप सेकेंड ले लो और इसको आप 1 ले लो, इंटीग्रेट कर दो जैसे अपन ने पहले किया था, सेम वैसे ही काम करना है। ठीक है, तो आपको C को तो बाहर निकालना है, C से कोई मतलब ही नहीं है आपको। अब अगर आपको मान लो निकालना है एवरेज एनर्जी, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वहां से निकल जाएगा एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी, मुझे एवरेज एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करना है। एवरेज एनर्जी को अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आता है? स्पेसिफिक हीट आती है, इसलिए मुझे एवरेज एनर्जी चाहिए। तो एवरेज एनर्जी के लिए टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया जाता है। तो टोटल एनर्जी को जब डिवाइड करोगे तो C तो बाहर आ जाएगा, N बाहर आ जाएगा, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे अल्टीमेटली तो 3/2 का आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2। तो 5/2 नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है, फर्मी फंक्शन तो है ही सही। ठीक है, और e टू द पावर भी क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, और ये लिमिट क्या लगाओगे आप? E 0 से लेके EF तक माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और दूसरे वाले का वापस से इंटीग्रेशन, मतलब 2/5 और e टू द पावर 5/2 एंड डी। खत्म काम। कल भी मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे फंक्शन को आप कैलकुलेट करना भारी पड़ जाएगा, बिकॉज फर्मी फंक्शन में एनर्जी बहुत तगड़ी होती है, फिर उसको डिफरेंशिएट करो फिर इंटीग्रेट करो तो लंबा हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखो, और याद रखना, डायरेक्टली याद रखने के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ तो जाएगा C/N, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसको सोल्व कर लो, थोड़ा सा सोल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2/5। सो इज इट 2/5? ठीक है, और ये हो जाएगा एफ ऑफ ई। अब यहाँ एफ ऑफ ई को मैं 1 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं 0 केल्विन की बात नहीं कर रहा। जैसे ही मैं 0 केल्विन की बात करूंगा तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 केल्विन पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। अभी कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं, इक्के दुक्के, 1-2 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नहीं, 1-2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मैं एफ ई को 1 नहीं ले रहा अभी। इसको आप सोल्व करोगे तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आपको सीधी ध्यान रखनी है क्योंकि इंटीग्रेशन इसका लंबा पड़ता है, इसलिए kv² t² और लिमिट पुट करने के बाद में क्या हो जाएगा? EF टू दी पावर 1/2। इज इट? सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास ना एक चीज होती है, EF बराबर क्या होता है, ये हम लोगों ने निकाला हुआ है पहले भी। फर्मी एनर्जी ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो फर्मी एनर्जी बराबर क्या होता है? फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन
माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12 एंड के बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हम लोगों ने भी डेरिवेशन निकाला हुआ है पहले कभी, और फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब अगला डेरिवेशन करने से पहले आपको पिछले डेरिवेशन के रिजल्ट पता होने चाहिए, तब जाके आपका काम बन पाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखो, इसमें इसको आप होल्ड पे रखो और एक चीज याद रखो, यहाँ पर 0 केल्विन पर होता क्या है मामला। सो एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन हमारे पास होता यह है कि 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी इट जस्ट इक्वल टू द, ऑब्वियस सी बात है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और फिर जब आप के की वैल्यू को पुट कर दोगे, सो एच का स्क्वायर अपॉन 2m एंड 3 पाई स्क्वायर n अपॉन v, अल्टीमेटली दैट इज 2/3। फिर यहां से हम लोग n की वैल्यू भी निकालते हैं, आप लोगों ने बहुत बार निकाली भी होगी। n की वैल्यू क्या होती है, सो v अपॉन 3 पाई स्क्वायर, यही तो होती है n की वैल्यू जो आप निकालते हो, 3 पाई स्क्वायर एंड 2m ई एफ नोट अपॉन एच का स्क्वायर, 2m ई एफ नोट अपॉन एच का स्क्वायर टू द पावर 3/2। इक्वेशन नंबर 7। अब आप लोग क्या करो, इक्वेशन नंबर 7 है आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आपके पास में इक्वेशन नंबर 4 है, तो डिवाइड कर दो आप, 4 को 7 से डिवाइड कर दो तो आपको c अपॉन n मिल जाएगा। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, 4 के अंदर c है, n के अंदर n है, तो c का वैल्यू ऊपर देख लो क्या लिखा हुआ है, ये रहा 4 के अंदर c है, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h का स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर आ जाओ नीचे, सो v अपॉन 2 पाई स्क्वायर एंड 2m अपॉन h का स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई विद द 3 पाई स्क्वायर अपॉन v, h का स्क्वायर अपॉन 2m ई एफ नॉट टू द पावर 3/2, लाइक दिस। ठीक है, अब यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आप खुद देखोगे, ये h का स्क्वायर से h का स्क्वायर जा रहा है 3/2 में, 2m से 2m जा रहा है 3/2 में, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, v से v, सब कुछ कट रहा है। लास्ट में अगर आप देखोगे तो केवल 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ पर बच रहा है ई एफ नोड टू द पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 8। तो c अपॉन n का वैल्यू आपको मिल चुका है, आपके पास में ई एफ का वैल्यू भी अवेलेबल है। तो आप एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 से और 8 से, इक्वेशन नंबर 6 से और 8 से वैल्यू आप लोग 5 में पुट कर दें, 5 मतलब कि ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे c अपॉन n भी आपको दिख जाएगा, ई एफ भी दिख जाएगा, ई एफ भी दिख जाएगा, तो सब कुछ आपको मिल रहा है इजीली। तो ई एफ की वैल्यू पुट कर दो और c अपॉन n की वैल्यू आप 6 और 8 से पुट कर दो। सो फ्रॉम 6 एंड 8 पुट द वैल्यू टू द 5। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो c अपॉन n का वैल्यू पुट कर दो, तो एवरेज एनर्जी कितना हो जाएगा मेरे पास, c अपॉन n का वैल्यू 3/2 ई एफ नॉट टू द पावर 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/5, फर्मी एनर्जी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पे आपने ई एफ का वैल्यू पुट करना है, सो ई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई एफ नोट माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12 के बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ई एफ नोट। ठीक है, टू द पावर 5/2 माइनस, फिर यहाँ पर पाई स्क्वायर था अपॉन 4 था, फिर यहाँ पर के बी स्क्वायर था, यहाँ पर टी स्क्वायर था, और यहाँ पर था ई एफ की पावर 1/2।
सो ई एफ नोड माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन ई एफ नोड, खत्म काम। इसकी पावर कितनी थी 1/2, यही था ना आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मान लो आप बात करते हो 0 केल्विन टेम्परेचर की, मान लो मैं बात करूँ 0 केल्विन की, तो हम जानते हैं बेसिकली 0 केल्विन पर तो एफ ई की वैल्यू 1 होती है। सो इफ वेरी लो टेम्परेचर टू द फर्मी लेवल, दैट मीन्स एट टी टेंस टू 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की अगर हम बात करें मान लो, तो हम ये बात जानते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली क्या होती है 1 होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ई टेंस टू ई एफ नोड की जब बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने ई एफ नोड की तो बात करी हुई है सारी, ये सारी बातें ई एफ नोड की हुई है। तो जैसे मैंने ई एफ नोड में कन्वर्ट किया इस पूरे फॉर्मूले को, तो मैंने एफ ई को 1 ले लिया, और एफ ई को 1 लेते ही आपके पास में फंडा ये बचेगा कि यहाँ पर हो जाएगा 3/2, और ये ई एफ टू दी पावर ये 5/2 बाहर निकाल लो, ये तो 1 हो गया, अल्टीमेटली ये तो 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। और मैं एक काम करता हूँ, ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया पाई स्क्वायर अपॉन 12। आपने ई एफ बाहर निकाला है तो नीचे ई एफ आ जाएगा एक और बार, तो के बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ई एफ नोड की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे ई एफ था नहीं ना जो बाहर निकाला है, और ये 5/2 पावर में है, और यहाँ पर क्या है ई एफ नोड आप लोगों ने निकाल लिया बाहर 5/2 पावर के साथ, माइनस। अब इसके बाद में ये है पाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड के बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये के बी को आप बाहर निकालो, ई एफ को बाहर निकाल लो वैसे के वैसे ही। सो ई एफ नोट की पावर 1/2 को बाहर निकाल लो, तो अंदर कितना बच जाएगा 1 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12 एंड के बी स्क्वायर टी स्क्वायर, के बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ई एफ नोड का स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। इस 3/2 ई एफ नोड को, ई एफ की पावर 3/2 को मैं अंदर ले जाऊं, मान लो इस वाले फैक्टर को अंदर ले जाऊं, तो क्या क्या बनेगा मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 बच जाएगा यहाँ पे। ई एफ टू द पावर 3/2 और ई एफ टू द पावर 5/2 को अगर आप करोगे सोल्व तो कितना बच जाएगा, ई एफ नोड ही बचेगा। 3/2 में से 5/2 में से 3/2 गया तो इतना बचेगा। और लो टेम्परेचर है यहाँ पे, तो लो टेम्परेचर पर ये होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स होता है, मतलब पावर आगे आ जाती है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो इस पावर को आप आगे ले सकते हो, तो ये पावर जैसे आप आगे लोगे तो मेरे पास ये बचेगा 1 माइनस 5/2 एंड पाई स्क्वायर अपॉन 12, 5/2 पाई स्क्वायर अपॉन 12 के बी स्क्वायर टी स्क्वायर और ई एफ नोड की पावर 2। ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड यहाँ पे 3/2 और 3/2 और ई एफ की पावर, यहाँ पर 3/2 है या 1/2 है, तो 3/2 में से 1/2 गया तो नीचे की तरफ बच जाएगा एक बार 1/2। ठीक है, और बाकी सब सही है, के बी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड अल्टीमेटली 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 बाहर लोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 12 के बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ई एफ नोड का स्क्वायर। ठीक है, नाउ फर्दर सॉल्विंग दिस, इसको आप लोग आगे सोल्व करो 3/5 और ई एफ नोड तो ये आ ही जाएगा, सो 3/5 ई एफ नोड तो ये आ ही जाएगा, माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा,
3 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ले देंगे कितना बच जाएगा ये 4 से 3, 3 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 एंड के बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ई एफ नोड का होल स्क्वायर माइनस अब कितना बचा 3/2, 3 बाई ये 4 दूनी 8, तो 3/8 और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर के बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ई एफ नोट एंड अल्टीमेटली लास्ट में क्या बचेगा प्लस 3/8 दूनी 16, तो पाई स्क्वायर अपॉन 16 और K4T4। अब देखो सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इसकी 4 पावर तो नेग्लेजिबल हो जाएगी, तो 4 पावर जो है वो नेग्लेजिबल मान सकते हो आप टेम्परेचर की, क्योंकि टेम्परेचर आपका बहुत कम है। इसलिए इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म अगर आप जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद कितना बचेगा वो समझ लो आप लोग, ठीक है ना। सो 8 लास्ट जोड़ने के बाद आपके पास में एवरेज एनर्जी जो आएगी वो आएगी 3/5 एंड ई एफ नोड माइनस 1/2 पाई स्क्वायर के बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ई एफ नोड, ठीक है। दिस इज द फाइनल एवरेज एनर्जी, ठीक है। अब ये बात जानते हो आप लोग, अगर एवरेज एनर्जी आपको निकल गई तो इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी ये, और एवरेज एनर्जी निकलने के बाद में आप स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो। स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द एवरेज एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे आप ये काम करोगे तो यहाँ तो टेम्परेचर है नहीं, यहाँ पीछे की तरफ टेम्परेचर है, तो ले देके जैसे आप टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर एन, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा के बी स्क्वायर टी अपॉन ई एफ नोट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 10। अब ये बात आप जानते हो कि ई एफ नोट बराबर क्या होता है, के बी टी होता है, के बी टी एफ, हाफ के बी टी एफ होता है ये, ठीक है। जैसे आप ये पुट कर दोगे के बी टी, तो यहाँ पर सी वी इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, सी वी इजिकल टू माइनस का पाई स्क्वायर एन, के बी से के बी कट जाएगा तो के बी टी अपॉन टी एफ, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर मैं इसको गामा ले लूं, सो लेट गामा इज इक्वल टू माइनस एन पाई स्क्वायर के बी अपॉन टी एफ, तो जैसे आप इसको गामा ले लोगे मान लो, सो सी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास गामा टी, क्योंकि गामा सब कुछ कांस्टेंट है, सो सी प्रोपोर्शनल टू टी, खत्म काम। ये होता है स्पेसिफिक हीट का फंडा। अब इसके बाद हम लोग है ना कल पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में आगे, बाकी ये तो हो गया। इक्वेशन नंबर 10 आप दे दो इसको, और इसके बाद की रामायण हम लोग कल पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट में इतना ही होता है, देन कल देखते हैं।